हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स पे डिस्कशन किए थे। आज बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के डेफिनेशन की। किस तरह से फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया गया है, मूल मात्रकों को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो देखिएगा, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले मीटर की। मीटर की जो क्लासिकल डेफिनेशन थी उसमें बताया गया था कि मीटर जो होता है ये एक प्लेटिनम इरिडियम नामक मिश्र धातु की एक छड़ होती है, और एक छड़ लिया गया और उसी छड़ को बता दिया गया कि इसकी जो लेंथ है इसी को हम लोग 1 मीटर कहेंगे। और वो छड़ फ्रांस की राजधानी पेरिस में रखी गई इंटरनेशनल लेबोरेटरी में। तो देखिए, वो जो डेफिनेशन थी धीरे धीरे चेंज होती गई। आप कह सकते हो कि डेफिनेशन गलत हुई, अनवैलिड डेफिनेशन हुई। अनवैलिड क्यों मानी गई डेफिनेशन? जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की जब रिलेटिविटी की थ्योरी आई तो उनका कहना था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड जो होते हैं जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो उसको अगर मूव कराया जाए, गति कराया जाए, तो गति होने से वो इस एक दूसरे से कह सकते हो फैलते हैं। उनके बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, अगर आपके पास कोई स्प्रिंग हो और उसके एक सिरे पर कोई छोटा गुटका बांध दीजिए और उसको इस तरह से घुमा दीजिए, मूव करा दीजिए, तो स्प्रिंग फैल जाएगी। ठीक उसी तरह से उनका कहना था कि इसी तरह से हर एक पिंड में होता है। और इसको आप कहोगे तो हम कहाँ लेंथ को गति करा रहे हैं, इसको तो गति करा नहीं रहे, तो कैसे ये फैल जाएगा? हम गति नहीं करा रहे हैं इसको, लेकिन पृथ्वी गति कर रही है। तो पृथ्वी की गति से इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो कुछ स्ट्रेस हो सकते हैं। उसी तरह से अगर इसको हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो चंद्रमा की गति कुछ है, पृथ्वी की गति कुछ है। दोनों की गति अलग अलग होने के कारण दोनों जगह इसकी लंबाई जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी। इस वजह से प्लेटिनम इरिडियम की जो रॉड थी, जो छड़ थी, उसको लेकर जो डिफाइन किया गया था, स्टैंडर्ड मीटर माना गया था, उसको अनवैलिड माना गया। और एक वैलिड डेफिनेशन आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, वैलिड डेफिनेशन में आप कह सकते हो कि 1 मीटर दूरी, ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर दूरी क्रिप्टन 86, क्रिप्टन का आइसोटोप है 86। 1 मीटर दूरी क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल प्रकाश के 1650,763, ध्यान दीजिएगा, 1650,763 तरंग दैर्घ्यों के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, जो क्रिप्टन 86 लिया जा रहा है, 86 क्रिप्टन में अगर लाइट को गुजारा जाए तो देख लीजिए, जो लाइट आपका होता है ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। वेव के फॉर्म में अगर ये ट्रेवल कर रहा है तो ये आपका क्रेस्ट हुआ, ये क्रेस्ट हुआ, और 1 क्रेस्ट से 2 क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं लैम्डा। तो ये वाइब्रेशन इतना छोटा है कि अगर उसमें हम इतना वेवलेंथ लेते हैं तो जितना डिस्टेंस ये पूरा ट्रेवल किया होता है उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1 मीटर। तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, 1 मीटर दूरी क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल प्रकाश के 16,50,763.73 तरंग दैर्घ्यों के बराबर होता है। अब देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं किलोग्राम की। किलोग्राम के लिए भी डेफिनेशन आपका, अगर क्लासिकल डेफिनेशन की बात करते हो तो प्लेटिनम इरिडियम का एक टुकड़ा था और उसी टुकड़े का जितना मास होता था उसी मास को हम लोग मान लेते थे कि 1 kg है, ये 1 किलोग्राम है। लेकिन उसमें भी वेरिएशन आने लगे थे, परिवर्तन होने लगा था उसका मास। इस वजह से उस
की भी डेफिनेशन को अनवैलिड माना गया और वैलिड डेफिनेशन एक बताया गया। वैलिड डेफिनेशन आप कह सकते हो 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 की घात 25 5.0188 गुणे 10 की घात 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 की घात 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये आपका था द्रव्यमान की डेफिनेशन, किलोग्राम की डेफिनेशन। देखिए इसमें कार्बन ही क्यों लिया गया, इसका भी एक रीजन है, अभी हम बता रहे हैं। जब मोल को डिफाइन करेंगे तो वहीं पर बता दिया जाएगा कि कार्बन ही क्यों लिया गया है यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे, थर्ड जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक सेकंड क्या होता है? एक सेकंड देखिए, जैसे अगर कोई भी परमाणु हो हमारे पास, कोई भी परमाणु हो तो देखिए परमाणु के बीच में होता है नाभिक। ध्यान दीजिएगा, परमाणु के बीच में होता है नाभिक और ये होता है धनावेशित, और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगाते हैं चक्कर। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी दे जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं और अपनी कक्षा को छोड़ के उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, ऊपरी कक्षा में चले जाते हैं। और देखिए ऊपरी कक्षा में जाने का मतलब हुआ अगर इनको इतनी एनर्जी ना दी जाए कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये सभी कक्षाओं को पार कर जाए। अगर सभी कक्षाओं को पार कर जाएगा तब तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब एनर्जी हम लोग देते हैं तो पहले ये इलेक्ट्रॉन पता चला उठ के गया दूसरी कक्षा में, और दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना स्थान नहीं देते हैं अगले इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन पुनः बहुत कम सेकंड तक यहाँ पे ठहरता, आप कह सकते हो ये जो होता है 10 की घात -9 सेकंड के आसपास, और पुनः ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये वापस चला आता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस चला आता है तो देखिए एनर्जी हम लोग हटा नहीं रहे, एनर्जी देते रहते हैं। एनर्जी दिए हैं, अब इलेक्ट्रॉन का ये काम क्या, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यानी यहाँ पर हो गया वाइब्रेशन, कंपन शुरू हो गया। और कंपन जब शुरू हो गया तो हम एक निश्चित टाइम देखते हैं कितना वाइब्रेशन हुआ और उसी हिसाब से ले लेते हैं कि 1 सेकंड कितना हुआ। तो ध्यान दीजिएगा इसमें ये जो एटम लिया गया, जो परमाणु लिया गया, यहाँ पर परमाणु लिया गया सीजियम का। सीजियम का एक आइसोटोप लिया गया 133, ये आपका लिया गया सीजियम का। सीजियम का आइसोटोप लिया गया सीजियम 133। तो 1 सेकंड आप कह सकते हो कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है। ध्यान दीजिएगा 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा, सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाले, उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाले परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण के 91, 92, 63, 17, 70 कंपन होते हैं। देखिएगा फिर से एक बार, क्या कहा जा रहा है कि परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्घ्य, एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण को, विकिरण का क्या मतलब हुआ कि जब एनर्जी हम इसको देते हैं, जब ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये जो वाइब्रेट करता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो समझ में तो आता है हम एनर्जी दिए, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो जो ऊर्जा इसके पास है, इसके पास तो यहाँ पर ज्यादा ऊर्जा है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है, और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचा तब तो उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई, और जब वहीं से वो निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो कुछ एनर्जी, यानी जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को वो रिलीज करता है, वो उत्सर्जित करता है, और वो उत्सर्जित कर सकता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इंफ्रारेड फॉर्म में हो या विजिबल लाइट के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे जो लाइट का फॉर्म होता है, ये वाइब्रेशन जो होता है बहुत कम समय, जितने समय में 91, 92, 63, 17, 70 इतना वाइब्रेशन हो जाता है, इस तरह से ऐसे ऐसे
एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का, और यहाँ पे लाइट आपको मिल रहा है, या लाइट का मतलब हो गया रेडिएशन मिल रहा है। अब वो चाहे विजिबल आप ले सकते हो या इंफ्रारेड रेडिएशन है। अब देखिए इतना वाइब्रेशन जितने समय में हुआ उसी समय को हम लोग क्या बोल दिए, 1 सेकंड बोल दिए। अब ध्यान दीजिए आगे हम बात करते हैं एम्पियर की। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया और 2 वायर लिए गए कुछ इस तरह से, और दोनों वायर की जो लेंथ ली गई वो इन्फिनिटिव ली गई, बहुत लंबी वायर ली गई, और दोनों वायर में इस तरह से कुछ करंट का फ्लो कराया गया, और करंट का जब फ्लो कराया गया तो देखा गया इनके बीच बल लग रहा था। करंट का जब फ्लो कराया गया तो देखा गया इनके बीच बल लग रहा था। और बल किस तरह से लग रहा था, देखिए हम बल को या मेजर कैसे कर सकते थे, यहाँ पर कोई स्प्रिंग वगैरह लगा सकते थे इस तरह से, और डिवाइस लगा लेते थे कोई भी कि किस तरह से इसके बीच के फोर्स को मापा जा सके। जब करंट इसमें फ्लो होता था तो इनके बीच बल कार्य करता था, इस तरह से स्प्रिंग लगा के हम अपना किसी तरीके से फोर्स को मेजर कर लेते हैं कितना फोर्स लग रहा है। तो हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं, इसमें करंट फ्लो कराते हैं। अगर दोनों वायर में हम करंट फ्लो करा रहे हैं 1 एम्पियर इसमें और 1 एम्पियर इसमें, 1 एम्पियर इसमें और 1 एम्पियर इसमें, और दोनों तारों के बीच की जो लंबाई है वो लंबाई है 1 मीटर, दोनों तारों के बीच की लंबाई है 1 मीटर। तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा था, इसके बीच जो, या आप 1 एम्पियर ना कह के आप कह सकते हो कुछ धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि एम्पियर को हम डिफाइन कर रहे हैं, आप कह दीजिए कुछ धारा हम प्रवाहित करते हैं। तो इनके बीच बल स्टार्ट होता है 0 से, बल लगना शुरू हुआ, बल लगना शुरू हुआ, बल अपना लग रहा है, बढ़ता जा रहा है, धारा का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं, बल का मान 0 से बढ़ता जा रहा है, और बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि दोनों तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगता है। ध्यान दीजिएगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगता है, और जैसे ही 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगता है तो हम लोग देखते हैं जो करंट इसमें है उसी करंट को 1 एम्पियर कह देते हैं। हमेशा करंट दोनों में हम बराबर फ्लो करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा इतना। शुरू में करंट इसमें हम जो फ्लो करा रहे हैं इसमें जो बराबर बढ़ाते जाते हैं, और जब बल इतना लगता है दोनों तारों के बीच तो जितनी धारा इसमें रहती है उसी धारा को हम लोग बोल दे रहे हैं 1 एम्पियर। और जो फोर्स लगता है उसको एक चीज नोट करना है कि प्रति मीटर लंबाई के तार के द्वारा इसके बीच फोर्स लग रहा है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, दोनों जो तार होते हैं वो सीधे होते हैं और एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो इसमें हमको कहना है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में स्थित, ये निर्वात में स्थित होता है, निर्वात में स्थित परस्पर 1 मीटर की दूरी पर सीधे तथा अनंत लंबाई के 2 तारों या 2 समांतर चालक, आप कह सकते हो समांतर चालक तारों, 2 समांतर चालकों में प्रवाहित किए जाने पर प्रत्येक चालक तार के प्रति मीटर लंबाई पर चालकों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, वही आपका 1 एम्पियर हो गया। ध्यान दीजिए, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो 2 सीधे तथा समांतर, या आप कह सकते हो निर्वात में परस्पर 2 सीधे समांतर, और ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना होना चाहिए, 1 मीटर। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर तारों के बीच प्रवाहित किए जाने पर तार के प्रति मीटर लंबाई के द्वारा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, वही 1 एम्पियर है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे केल्विन की। केल्विन देख लीजिए आपका क्या होता है। केल्विन देखिएगा, जैसे आप कह सकते हो कि कोई भी हम लोग अगर वाटर ले लेते हैं और वाटर में कोई भी आइस डाल देते हैं, बर्फ डाल देते हैं,
तो देखते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर मिलता है, आप इसको आगे पढ़ोगे, अभी ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ट्रिपल पॉइंट एक आपका होता है त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु। तो जल में अगर हम आइस डाल दें तो देखिए वो ठोस भी है, बर्फ का टुकड़ा रहेगा उसमें ठोस रहेगा, और जल है तो वो लिक्विड भी है, द्रव की अवस्था में है, और उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो भाप भी आपका निकलेगा कुछ ना कुछ। तो हम कह सकते हैं कि जो जिस ताप पर उसकी तीनों अवस्थाएं उसमें विद्यमान हों, उसी ताप को हम लोग कहते हैं उसका ट्रिपल पॉइंट, उसका त्रिक बिंदु कहते हैं। तो एक केल्विन जो होता है, ताप की जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं ताप की यूनिट की, केल्विन, ताप का जो मात्रक होता है आपका केल्विन होता है। तो एक केल्विन जो होता है जल के त्रिक बिंदु के, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। 1/273.16वां भाग होता है। आगे हम बात करते हैं कैंडेला की। तो कैंडेला देख लीजिए क्या होता है, एक मिनट। कैंडेला आप लोग देखिएगा क्या होता है। देखिए कैंडेला में आप कह सकते हो कि कोई भी लाइट सोर्स हो, और उस लाइट सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। लाइट सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 540 × 10⁻12 हर्ट्ज होनी चाहिए, और किसी भी डायरेक्शन में ये फ्रीक्वेंसी है, और उसी डायरेक्शन में जो सोर्स ले रहे हैं इसके पावर को हम लोग बढ़ाते जाते हैं। जैसे एक सोर्स लिए, हम एक लाइट सोर्स लिए, किसी निश्चित डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज है, 10⁻12 हर्ट्ज है। अब देखिए इसके पावर को हम बढ़ाते गए, और पावर को बढ़ाते गए, जब इसका पावर हो गया 1/683 वाट, इसका पावर हो गया 1/683 वाट, और इतने वाट पावर प्रति स्टेरेडियन का जो रेडिएशन हमको मिलता है, जो विकिरण हमको मिलता है, जो विकिरण या रेडिएशन इंटेंसिटी आप कह सकते हो, विकिरण की तीव्रता कह सकते हो, जो मिलता है, और वो लाइट जो आपका होना चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए, मतलब उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो निश्चित हो। तो उसी प्रकाश को जो है हम लोग कहते हैं एक कैंडेला। तो ध्यान दीजिएगा, एक कैंडेला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्त, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्त वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता होती है, जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन, वाट यहां पर आप लिख सकते हो, वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। आगे हम बात करते हैं मोल की। देखिए मोल क्या होता है, मोल हम कहते हैं कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के अवयवों की संख्या 6 कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। 6 कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। एक चीज देखिएगा, कार्बन ही क्यों लिया गया? देखिए कोई भी यूनिट बनाया जाता है, तो कोई भी स्टैंडर्ड लिया जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ये जो कार्बन है, कार्बन हमें आसानी से उपलब्ध होता है, सस्ते में मिल जाता है,
देखिए, अगर हम बात करें, आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा समझाएं। अगर हम कहें कि आप अपने क्लास से एक मॉनिटर चूज करिए, आपको एक मॉनिटर को सिलेक्ट करना है, तो आप किसे मॉनिटर को सिलेक्ट करोगे? जो रोज पढ़ने आएगा, जो महीने में एक दिन पढ़ने आएगा? डेफिनेटली जो रोज पढ़ने आता होगा, यानी जिसकी अटेंडेंस बेहतर हो, जिसकी अटेंडेंस बेहतर हो उसी को आप मॉनिटर चूज करोगे। अब देखिए, कार्बन में हमको क्या कहना है? जिसकी अबेंडेंस बेहतर हो। अबेंडेंस मीन्स हो गया प्रचुरता, प्रचुर मात्रा में कार्बन मिलता है, तो जिसकी अबेंडेंस बेहतर हो। और अगर हम आपसे ये कहें कि ये बताइए आपको मॉनिटर किसको चुनना है? जो क्लास में बहुत ज़्यादा बोलता हो, मोस्ट एक्टिविटी, हमेशा सक्रिय रहे, सबसे झगड़ा करे, तो ऐसा नहीं, मोस्ट एक्टिविटी आप उसको कह सकते हो। ठीक उसी तरह से अगर इसमें कार्बन में बात करते हैं तो मोस्ट एक्टिविटी, यो किसी से भी क्रिया कर ले, ऐसा भी कार्बन के अंदर गुण नहीं होता सबसे क्रिया कर ले। या आप लो एक्टिविटी, लो एक्टिविटी भी नहीं होती है कार्बन के अंदर। अब ऐसे भी व्यक्ति को आप मॉनिटर नहीं चुनोगे जो एकदम पिछली बेंच पे बैठा रहे चुपचाप, किसी से कोई मतलब ना हो, यानी कोई क्रिया ही ना करे। तो कार्बन क्या है? कार्बन की स्पेशलिटी है कि या तो ये तो ना तो मोस्ट रिएक्टिविटी आपका होता है, ना तो लो रिएक्टिविटी होता है आपका। अब इसमें देखिए, या आप कह सकते हो लीस्ट रिएक्टिविटी नहीं होता है, कम भी क्रिया नहीं करता है ये, और बहुत ज़्यादा भी क्रिया नहीं करता है। और अगर हम आपसे और बात करें कि समस्थानिक की, समस्थानिक का मतलब हो गया कि आप ऐसे व्यक्ति को मॉनिटर चूज करोगे जिसके उसी क्लास में 4-6 भाई बहन पढ़ते हों, ताकि कोई भी झगड़ा हो तो वो अपने भाई बहन की तरफ से बोले, ऐसा नहीं। तो समस्थानिक कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं, ये 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14 वगैरह भी होता है, लेकिन 98% जो होता है वो 6 कार्बन 12 ही होता है। इसी वजह से कहा गया है 6 कार्बन 12, इसकी मात्रा जो होती है ये बहुत अधिक होती है, इसलिए इसी को लिया गया है। तो एक बार मोल की डेफिनेशन आप फिर से देख सकते हो। एक जो मोल है किसी पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के अवयवों की संख्या 6 कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या उपस्थित होती है, या 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। देखिए, 7 मूल मात्रा की डेफिनेशन हो गई। आगे आप 2 डेफिनेशन और दे सकते हो जो आपके सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन। इसको भी देख लीजिए, रेडियन क्या होता है और स्टेरेडियन क्या होता है। आप कह सकते हो कोई भी सर्कल हो, रेडियन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, रेडियन समतलीय कोण का मात्रक होता है। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है। कोई भी सर्कल हो, कोई भी वृत्त हो, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप जो उसके केंद्र पर कोण अंतरित करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक रेडियन, उसी को कहते हैं एक रेडियन। कोई पूछे एक रेडियन किसे कहते हैं, एक रेडियन किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा किसी भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, उसी को हम लोग एक रेडियन कहते हैं। अगर कोई पूछे स्टेरेडियन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, स्टेरेडियन जो होता है वो घन कोण का मात्रक होता है। एक स्टेरेडियन क्या होता है, आप स्टेरेडियन का मतलब सैंपल समझ सकते हो कि आप अगर तरबूज खरीदने गए हो, आप देखिए तरबूज खरीदने गए हो और व्यक्ति जो है, दुकानदार जो है, आप उससे कहे कि आप हमें सैंपल दिखाइए, ये तरबूज मीठा है कि नहीं है, तो वो क्या करता है, चाकू लेता है और उसको जो है चारों तरफ से इसे काट देता है और आपको निकाल कैसे दे देता है दुकानदार। तो देखिएगा कुछ इस तरह से। अब ये जो सरफेस हुआ, ये जो इस स्फेयर का सरफेस है, ये सरफेस इसके सेंटर पर जो एंगल रोटेट किया, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं क्यूब एंगल, घन कोण कहते हैं इसी को। तो देखिए, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है। स्टेरेडियन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका जो क्षेत्रफल है, इसी का जो क्षेत्रफल है, इसी के क्षेत्रफल के बराबर, इसी के क्षेत्रफल के बराबर इस त्रिज्या का वर्ग लिया जाए, इस त्रिज्या का वर्ग लिया जाए, और यही जो रेशियो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एक स्टेरेडियन। जब किसी
क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल आपका लिया, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर के त्रिज्या का वर्ग जो उसके केंद्र पर कोण अंतरित करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक स्टेरेडियन। आप ध्यान दीजिएगा, आप कह सकते हो स्टेरेडियन वह घनकोण है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग, जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले गोले के एक पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होता है। आगे देख लीजिए, आपका कुछ और यूनिट्स हैं जिसको हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक आपके जैसे हो गए चाल, क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई पर डिपेंड करता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस वजह से ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये दूरी और समय पर है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। तो ऐसे मात्रक जो स्वयं पर निर्भर ना हो, मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। आगे देख लीजिए, कुछ और यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जैसे आपका हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, खगोलीय मात्रक। देखिएगा खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, सूर्य से पृथ्वी की जो औसत डिस्टेंस होती है, सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। जैसे आपका हो गया ये पृथ्वी और ये सन, तो इसके बीच का जो माध्य दूरी का मतलब क्या होगा, देखिए ये जो फन होता है और इसके चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ये जो सर्कल बनता है, ये सभी जगह ये डिस्टेंस बराबर नहीं होता, कहीं डिस्टेंस ये कम होता है, कहीं डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो औसत दूरी जो होती है, औसत दूरी को हम लोग कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.4960 इंटू 10⁻11 मीटर। एक AU का मतलब हुआ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, बराबर 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। ये याद रखिएगा आप लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। आगे देखिए, हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में जो चली गई दूरी होती है उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश की चाल गुणे एक वर्ष में लगा समय। देखिएगा, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ और एक वर्ष में लगा समय, एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 और एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो जब ये पूरा मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आप लोग याद रखिएगा, एक लाइट ईयर में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं एक और मात्रक की। ये जो प्रकाश वर्ष है और खगोलीय मात्रक है, ये सब लंबाई के बड़े मात्रक हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े मात्रक की, तो लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है पार्सेक। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लिया है, एक पार्सेक क्या होता है, या पार्सेक लंबाई का किसका मात्रक है, कितना छोटा मात्रक है, बड़ा मात्रक है। तो याद रखिएगा, पार्सेक जो होता है वो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है, जबकि प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक आप कह सकते हो बहुत बड़े मात्रक हैं, लेकिन सबसे बड़े मात्रक नहीं है। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पार्सेक आप कह सकते हो जो खगोलीय लंबाई होती है, खगोलीय मात्रक जो आप लोग पढ़े हो, एक खगोलीय मात्रक
लंबाई का, एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड का जो कोण अंतरित करता है वही आपका कहलाता है 1 पारसेक। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, आप अभी पढ़े थे खगोलीय मात्रक, जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा, ये सूर्य है, इसके बीच की जो औसत दूरी है इसी को आप कहे थे खगोलीय मात्रक कहे थे। तो खगोलीय मात्रक का एक हम चाप ले लेते हैं और इसके द्वारा कहीं पर कोण बनाया जाए, कोण इतना छोटा बनाया जाए कि ये कोण हो 1 अंश, ऐसे शो करते हो ना, 1 अंश हो। तो यही जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं 1 पारसेक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से डेफिनेशन आप देखिए, समझिए डेफिनेशन को। 1 पारसेक जो है यह दूरी का, या आप कह सकते हो पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप जब किसी भी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है तो जो दूरी होती है वही दूरी कहलाती है 1 पारसेक। हम लोग लिख सकते हैं 1 पारसेक बराबर, देखिएगा ये आपका त्रिज्या का फॉर्म बन रहा है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो हम पारसेक बराबर लिख सकते हैं चाप बटे कोण। मान लेते हैं ये कोण थीटा है, तो 1 पारसेक का जो मान आएगा 1 पारसेक बराबर चाप का मान आपको पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोले हैं, थीटा का मान पता है 1 सेकंड बोले हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपको पता है, अभी बताएगा 1.496 × 10⁻11 मीटर होते हैं, बटे 1 मिनट को हम लोग 1 सेकंड को हम लोग डिग्री में या रेडियन में चेंज करते हैं। तो देखिए 1 सेकंड में कितने मिनट, 1/60, और 1 मिनट में कितने अंश, 1/60, और 1 अंश को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे कितना हो जाएगा, 180। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर हमारा जो मान आता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो याद रखिएगा, देखिए ये 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। आगे हम लोग देखते हैं, पारसेक और खगोलीय मात्रक में क्या संबंध होता है। देखिएगा पारसेक और खगोलीय मात्रक में क्या संबंध होता है, या प्रकाश वर्ष के फॉर्म में भी आप ले सकते हो, एक प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक में क्या संबंध होता है। तो संबंध आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए हम प्रकाश वर्ष के लिए ही संबंध निकाल देते हैं। एक प्रकाश वर्ष तथा खगोलीय मात्रक, AU लिख लेते हैं, खगोलीय मात्रक में संबंध किस तरह से संबंध निकालेंगे। चूंकि 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर किसके होता है आप लोग बताइए, 1.496 × 10⁻11 कितना, 11 मीटर। 2 समीकरण मिला, दोनों को भाग कर लेते हैं, और जब भाग करते हैं भाग करने पर हमारा मिलेगा, इधर देखिए 1 लाइट ईयर और नीचे मिलेगा 1 AU। AU का मतलब क्या हुआ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और भाग करते हैं तो यहाँ पर 9.46 × 10⁻15 बटे 1.496 × 10⁻11। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर आता है 6.3 × 10⁻4। तो ये देख लीजिए आपका संबंध जो होगा, ये संबंध हो जाएगा 1 लाइट ईयर और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच रिलेशन आपका हो जाएगा। इस तरह से आप प्रकाश वर्ष और पारसेक के बीच संबंध निकाल सकते हो। देखिए 1 पारसेक बराबर आपका होता है, 1 पारसेक बराबर होता है 3.08
गुणे 10 की घाते 16 मीटर और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर। भाग करते हैं तो भाग करने पर हमारा जो वैल्यू आता है वो देखिए मिलता है 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष इस तरह से मिलता है हमारा। और ये आपका रिलेशन हो गया प्रकाश वर्ष और पारसेक के बीच। तो आई थिंक ये चैप्टर जो आपका पहला है ये लगभग समाप्त हो गया। इसमें कुछ और यूनिट्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे आपके हैं माइक्रोन है, एंगस्ट्राम है। एक माइक्रोन आपका जो होता है वो मीटर का 10 लाखवां भाग होता है और एक एंगस्ट्राम जो होता है वो माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। बाकी कुछ और भी मात्रक होंगे, मास के कुछ मात्रक हैं, जैसे AMU आपका होगा, एटॉमिक मास यूनिट होगा, और एक स्लग होगा और एक चंद्रशेखर इकाई होगी। तो ये सब आप पढ़िएगा। फिलहाल जो पूछा जाता है उसको बता दिया गया है, तो चैप्टर पहला पूरा हो गया। आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा इसका। अगर पहले चैप्टर में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में या कोई किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और बाकी अगले दिन से जो है आपका परसेंटेज स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।